हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल हर्षित जॉब ऑफिशियल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो पार्ट 2 में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था, पूर्णांतिक परावर्तन और अवतल दर्पण के बारे में। अब उससे आगे का मैंने आपको कहा था, एक अवतल दर्पण का एक सूत्र होता है, उस सूत्र के ऊपर जो डेरिवेशन था वो आपको ब्लैक बोर्ड पे मतलब वाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम इस सूत्र को पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके नियम के बारे में भी जानेंगे, और उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य को भी समझेंगे, ठीक। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये सूत्र ज्ञात करने के लिए मैंने डेरिवेशन से लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आई है इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम देखो यहाँ पर बना रखा है मैंने। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक। और ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये क्या, ए बी जो है एक वस्तु पिन है, ठीक है। अब यहाँ से एक समांतर किरण जा रही है जो कि अवतल दर्पण पर टकराकर फोकस से निकलती है, ठीक है। फोकस से काटती हुई निकलती है, और दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र को काटती हुई जाती है, और एक जगह पर ये दोनों किरणें आपस में कटती हैं। उस जगह पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कि प्रतिबिंब कैसे बना और प्रकाश कैसे कैसे आया, ठीक है। और ये हमने क्या करा, एक लंब डाल दिया के एम, ठीक है। के एम एक लंब डाल दिया। पी यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। और ये जो बीच में देखो, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये जो एरिया है जहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये बीटा है, और ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है। ये रहा, ठीक। और ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक। और वस्तु से लेके यहाँ तक की दूरी मैंने बताया था क्या होता है, यू। तो ये माइनस का यू होगा, इस साइड है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, माइनस का वी। वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी होगी, माइनस का आर। फोकस दूरी कितनी होगी, माइनस का एफ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तो अब मैंने इसके सारे आपको वो बता दिए फंडा, ठीक, कि किसका नाम क्या है, कैसे कैसे क्या काम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब डेरिवेशन कैसे है वो देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है एंगल ए बी सी व एंगल सी ए डैश बी डैश में। और मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है ना हमारा, इसका मैंने नाम रख दिया है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश बना है ना, उसमें क्या क्या चीज है उसके बारे में लिखा है मैंने यहाँ पे। टेन अल्फा, ये जो है ए बी सी, इस वाले में देखेंगे टेन अल्फा लेते हैं हम, क्योंकि हमें वस्तु चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, जिससे कि हम एक इक्वेशन बना लें। टेन अल्फा ले लिया मैंने। टेन अल्फा बराबर ए बी अपॉन यू माइनस आर, ठीक है। जब टेन अल्फा ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पता नहीं क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से वस्तु से लेकर पूरी दूरी कितनी है टोटल, u है, तो ये हमने u लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ इस बिंदु से लेके वहां तक की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो हमने r लिख दिया। तो u में से r माइनस करा तो ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चीज लिख दी है। उसी तरह जो दूसरा अल्फा का बना हुआ है यहाँ पर, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था बना के, उसमें भी इसी तरीके से लेंगे ए डैश बी डैश अपॉन आर माइनस वी, ठीक है। अब हमने क्या करा, ए बी को और ए डैश बी डैश को एक साइड कर दिया, ठीक है। और u माइनस आर और r माइनस वी को एक तरफ कर दिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह की, ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है। तो मैंने कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश व त्रिभुज एफ के एम में वो ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ये त्रिभुज कहाँ है हमारा, ये त्रिभुज हमारा एक बना है यहाँ पर,
ये रहा FKM, ठीक, लंब वाला, ठीक। और दूसरा क्या है, ये वाला जो मैंने यहाँ बताया थोड़ा सा बड़ा बनाकर, ठीक, ये है। तो इसमें tan बीटा लेंगे हम, ठीक। tan बीटा में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, tan बीटा बराबर a डैश b डैश, ठीक, a डैश b डैश और अपॉन v माइनस f इक्वल्स टू km अपॉन fm। तो ये km क्या है, tan का जो ये देखो ये बात जो ऐसी है, tan थीटा जो होता है ना वो होता है p अपॉन b, ठीक है। तो p अपॉन b क्या है, यहाँ पर p ये चीज होती है, b ये है, और यहाँ पर क्या है p ये है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और b क्या है इसका, ये वाली दूरी c से लेके f के बीच का जो आधा है वो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने tan थीटा की जगह पर ये रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर tan बीटा लिया तो a डैश b डैश अपॉन v माइनस f करा हमने, ठीक है। और इधर km अपॉन fm। अब जो km है ना वो ab के बराबर है। यहाँ देखोगे जो k से लेके m तक की दूरी है वो किसके बराबर है, a से लेके b तक की दूरी है, ठीक। तो fm जो है हमारा वो fp के x बराबर है लगभग। तो ये जो km है वो ab के बराबर है और fm जो है लगभग fp के बराबर है, जो कि लगभग क्या है, फोकस दूरी। यहाँ देखो fm, ये रहा f, ये रहा m, f से m तक की जो दूरी है वो क्या लगभग f से p तक की दूरी, क्योंकि इतना सा छोटा सा बिल्कुल आंशिक अंतर है, क्योंकि ये रहा हमारा क्या f, ये रहा m और यहीं पर क्या है p है। तो ये ज़्यादा फासला नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको क्या करा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया, ठीक, लगभग लिखा है इसीलिए लगभग, ठीक है। और जब ये क्या है, ये f के बराबर है लगभग, f से लेके जो m तक की दूरी थी वो f थी, तो जब ये यहाँ तक हो गया तो लगभग ये भी क्या हो गया, f ही हो गया ये भी। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया लगभग f फोकस दूरी। तो tan बीटा बराबर a डैश b डैश अपॉन v माइनस f, ठीक, ये वाली बात। उसके बाद ए बी अपॉन एफ कर दिया, एफ एम की जगह हमने एफ रख दिया, ठीक। अब क्या करा, सेम उसी तरीके से ए बी और ए डैश बी डैश वाले को एक साथ लिख दिया और यू एफ बी एफ वाले को एक साथ कर दिया। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f अपॉन वी माइनस एफ बराबर u माइनस आर अपॉन आर माइनस वी। क्योंकि ये वाली बात, ये दोनों देखो एक साइड के एक जैसे हैं, तो इसके जगह पर ये रखा और इस वाले की जगह पे ये रखा, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दिया हमने। अब जो है हमारा r जो होता है ना वो 2f होता है, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कि f क्या होता है हमारा, f जो होता है वो r अपॉन 2 होता है, तो r क्या होगा 2f हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा r बराबर 2f, ठीक। तो इसी से यहाँ r के जगह हम क्या रख देंगे 2f, तो ये क्या हो जाएगा f अपॉन v माइनस एफ बराबर ये क्या हो जाएगा u माइनस 2f अपॉन 2f माइनस v, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, f की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो f की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी माइनस का 2vf, उसके बाद uf माइनस का माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ठीक। अब देखें दोनों साइड जो है 2f स्क्वायर है मौजूद, तो हम क्या करेंगे 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर चटक गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का vf है, यहाँ पर माइनस का 2vf है, दोनों के साइन एक जैसे तो ये भी कटेंगे, ये 2 है ये 1 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और उसको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर का हिस्सा 0 हो जाएगा, ये मैंने vf को चटका दिया इससे, तो एक vf हमारा ये बच गया माइनस का, ये बड़ा था तो माइनस का आएगा, और ये uv जो है दूसरी साइड में बचा हुआ है माइनस का 2vf
ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ पर कर रखा है सॉल्व हमने इस चीज़ को, जो ये बात है यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है अलग से। ये लाइन मैंने एक बार और क्लियर करके लिख दी समझने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या है, 0 हो गया है, और ये यू वी ये रहा, माइनस का ये वी एफ जो बचा, और ये माइनस का एफ यू जो है। ठीक, अब हमने क्या करा है, यू वी को यहीं रहने दिया, माइनस वाले को उधर दूसरी साइड उठा के ले गए। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बात जो कह रहा है तुम हमारी कैटेगरी के नहीं, तुम उधर जाओ, तो इसने उसको उधर भेज दिया। तो वी एफ माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो गया, एफ यू भी उधर जाके प्लस हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें एक सूत्र स्थापित करना था। जो हमारा सूत्र स्थापित होएगा ना, वो होगा 1/v प्लस 1/u/1/v। ये सूत्र हमें फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पर u v है, तो हमें यहाँ क्या लाना है, 1/f लाना है। तो हम इसके नीचे में किस चीज़ से डिवाइड करें कि 1/f आ जाए। u v को अगर ख़त्म कर देंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे में f भी होना चाहिए, तो f से डिवाइड करना चाहिए और u v से भी। तो हमने क्या करा, u v f से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन 3 में। तो u v अपॉन u v f बराबर v f अपॉन u v f प्लस f u अपॉन u v f। तो देखो यहाँ पे u v से u v चटक गया, v f से v f चटक गया, f u से f u चटक गया। तो यहाँ क्या बच गया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये इक्वेशन 5 जो है, यही हमारा क्या है, फोकस दूरी के लिए सूत्र है। ठीक, आपको समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, और इसको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब इससे आगे हम दूसरी चीज बताते हैं। ठीक, अब हम जो है अपवर्तन के बारे में स्टार्ट करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, देखो अपवर्तन मैंने आपको बताया था, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक, और साथ ही साथ क्या है, एक चुंबकीय तरंग भी है। ठीक, अब जब कोई प्रकाश की किरण बिना किसी माध्यम के चलती है निर्वात में, तो क्या सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है और अपना मार्ग चेंज कर देती है, सीधी रेखा में नहीं चलती है। पहले क्या था, निर्वात में थी, सीधी चली गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो ये सीधी रेखा ना जाके क्या हुआ, या तो इधर हट गई थोड़ी सी या उधर हट गई थोड़ी सी, और ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, अब इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि जैसे मान लिया हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेले हो, रोड खाली है, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो रोड सड़कें खाली हैं, आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे, पैदल जाओगे तो फुर्ती में निकल जाओगे, भागते फिरते एकदम। ठीक है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता और मार्केट पूरी तरह से खुली होती जैसे पहले खुला करती थी, तो आप क्या होता, आप बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं चलते, आप क्या होते, जिधर जगह मिलती उधर उधर से जाते, थोड़े अपने मार्ग से विचलित हो जाते, क्योंकि आपको क्या है, सामने बाधा दिख रही है। ठीक है, भीड़ दिख रहा है, आपका रास्ता क्लियर नहीं है, तो आपने क्या करा, अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से किरण है, जब किरण के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, तो वो क्या सीधी रेखा में गई, लेकिन जब उसके बीच में माध्यम बदल गया तो उसने अपना रास्ता भी बदल दिया और वो मार्ग से विचलित हो गई। और क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में वो अपने रास्ते से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट गई या फिर उसके नजदीक आ गई। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से, सॉरी ये मैंने एक माध्यम बना दिया है। ठीक है,
ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है ये अभिलंब है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वायु है, यानी कि विरल माध्यम, रेयर मीडियम, ठीक है, इंग्लिश में रेयर मीडियम। और ये क्या है, कांच है, यानी कि सघन माध्यम। थोड़ा इधर लिखता हूँ नहीं तो किरण और टकरा जाएगी। सघन माध्यम, ठीक है। और सघन माध्यम को हम कहते हैं डेंजर मीडियम। अब जो है ये विरल माध्यम और सघन माध्यम में क्या डिफरेंस है। सघन ऐसा क्यों होता है कि विरल माध्यम में स्पीड जो होती है उसकी लाइट की वो तेज और सघन माध्यम में कम, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका विरल माध्यम है ना उसके अणु और परमाणु जो है वो काफी दूर दूर रहते हैं, ठीक। अब विरल माध्यम क्या है, वायु है, वायु के अणु परमाणु कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। ठोस के इससे थोड़े, ठोस के तो ऐसे पास पास में होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसका थोड़ा सा पास होता है, लेकिन होते दूर दूर हैं ठोस के मुकाबले, ठीक है। तो वायु क्या है, हमारा वायु जो है विरल माध्यम है, तो वायु के अणु परमाणु देखो कितने दूर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सघन माध्यम कांच है वो क्या है, कांच ठोस होता है, तो ठोस का देखो अणु परमाणु कितने पास है ना, तो इसमें से रोशनी जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, है। इसीलिए जो है किरण अपने मार्ग से विचलित होती है, ठीक। ये शाइनिंग हो गई कांच की, ठीक है। अब आप कहोगे कि वायु विरल है, सघन माध्यम कांच के अलावा कुछ और भी हो सकता है। नदी तालाब जो है वो भी क्या है, सघन माध्यम ही होता है, ठीक है। सघन माध्यम होता है लेकिन वो कांच के मुकाबले कम होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि कांच क्या है, ठोस था तो उसके अणु ज्यादा पास पास थे, लेकिन जल क्या है, द्रव है, उसके थोड़े दूर दूर होते हैं अणु ठोस के मुकाबले, तो इसीलिए कांच से ज्यादा स्पीड होगी पानी में, किसी किरण की स्पीड जो है कांच से ज्यादा पानी में होगी, ठीक है। तो ये बात थी हमारी सघन माध्यम और विरल माध्यम की, ठीक। अब जो हमारे पास ये विरल माध्यम है ना, यहाँ पर से प्रकाश आती है, ठीक है, ये प्रकाश आई। अब ये विरल माध्यम से किस में जा रही है, हमारी सघन माध्यम में। तो ये क्या होगा, ये जो है ना आपका अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक। ये है आपतित कोण, ठीक, यह है अपवर्तित कोण R, ठीक है। जबकि इस किरण को कहाँ जाना चाहिए था, इधर की साइड जाना चाहिए था, ठीक। और अगर माध्यम पलट दिया जाए, यानी वायु की जगह इसको कांच कर दिया जाए और कांच की जगह वायु कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो होगा ऐसा कि जब हमारी किरण यहाँ से आई ना, ठीक, तो यहाँ पर क्या था, इस केस में इधर अभिलंब की ओर झुक रही थी, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारा आपतित कोण, ये अपवर्तित कोण, ठीक है। तो ये तो बात उल्टी हो गई कि जब कांच का माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जा रही है, हमारी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है,
और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नजदीक आ जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर आपतित कोण जो है, ठीक है, आपतित कोण अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, इस केस में जो है आपका आपतित कोण है वो छोटा होता है अपवर्तित कोण से। ठीक है, तो ये होते हैं अपवर्तन के दो प्रकार के। हमारे वायु जो है वायु माध्यम से कांच माध्यम में गया, यानी सघन से विरल में, विरल से सघन में गया, तो क्या हुआ। ठीक है, अब जो है अपवर्तन, इसको नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके रोक सकते, देख सकते हो। इसके बाद आता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में क्या है, अपवर्तन का नियम भी वैसा ही है जैसा कि आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने परावर्तन के नियम में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। उसी प्रकार से इसका भी पहला नियम वही है कि आपतन बिंदु और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही होते हैं। ठीक है, सेम है परावर्तन के जैसा ही। और दूसरा लो जो है, दूसरा लो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था पार्ट 2 में। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कौन सा, तो वो है स्नेल का नियम। ठीक, उसमें क्या होता है, आपतन कोण की जो ज्या होती है, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। ठीक है, साइन आई जो है अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि साइन आई जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, किसके, साइन आर के। ठीक है, इंक डाल लूँ मैं, जगह इंक खत्म हो गई है। ठीक है, तो जो आपतन कोण की ज्या है साइन आई, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू साइन आर के है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं समानुपाती का, तो क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर, n, और n क्या कहलाएगा यहाँ पर, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर n के बराबर होगा। तो ये क्या है, ये स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, n को मैं यहाँ डिनोट भी कर देता हूँ, अपवर्तनांक। ठीक है, आप चाहो तो इसको वीडियो रोक के इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे जो है मैं अपवर्तन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है, कि जब हम जो, जैसे एक छोटी बात है कि ये जो अपवर्तनांक है ना, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान लिया सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, यहाँ पर वायु था, यहाँ पर कांच था, तो यानी कि अगर हम कांच के सापेक्ष निकाल रहे हैं वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि ANW लिख दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
ठीक है। ये जो है ये माध्यम एयर वाला जो है ये 1 है, ये 2 है, ठीक। तो क्या होगा 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक का ये ग्राफ टाइप का लिखते हैं इसको कोडवर्ड, ठीक है। अब इसके मुख्य कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या है वो बता देता हूँ मैं। ANG वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है ना, वो होता है 3/2, ठीक। 3/2 को जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.5। तो ये होता है आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके बाद आता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। अगर उसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, यानी एयर का ही एयर के साथ होगा, तो क्या होगा वो 1 होएगा, ठीक है। यानी कि जब उसी माध्यम के सापेक्ष किसी उसी माध्यम का ही वो करते हैं हम सापेक्षता करते हैं, तो क्या होता है अपवर्तनांक 1 कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आएगा आपका वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता है 4/3 होता है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1.33, ठीक है। ये हो गए इनके अपवर्तनांक। और एक चौथी बात ये होती है कि जो अपवर्तनांक है ना किसी माध्यम का, यानी कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो किस पे डिपेंड करता है, V1/V2 पे। अब ये V1/V2 क्या है, V1 जो है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल थी, V2 क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक जो होता है आपका, ये होता है बैंगनी कलर में सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है, ठीक है। ये तो हो गए अपवर्तनांक के कुछ तथ्य, मुख्य तथ्य, ठीक है। अब जो है अपवर्तन का एक चीज़ और बता दूंगा आपको लास्ट में जाते जाते समझाने के लिए, कि अगर कोई सिक्का पानी के तले में पड़ा है ना, तो अपवर्तन की वजह से हमें वो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, उठा हुआ दिखाई देता है हमें ये सिक्का, ठीक। और इसी प्रकार से अगर कोई पेंसिल या पेन इसके अंदर है तो वो क्या होता है थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है हमें, ठीक है। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में आपको प्रकाश के विकिरण के बारे में बताया जाएगा, और वो आपको मैंने बताया था मरीचिका और डायमंड वाला, डायमंड क्यों चमकता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।